ये सही बात है कि एशिया का दूसरा चर्च हमारे जसपुर जिला में कुनकुरी विकासखंड में है और उसका फंडिंग क्या कहते है। हैं लालच दे के धर्मांतरण करवा दिया गया। आपको नहीं लगता कि अगर हम लोगों ने हमारे ही आदिवासी भाइयों की सहायता की होती तो धर्मांतरण नहीं होते? जब उनके बच्चे भूखे थे, जब वो परेशान थे, हमने बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें करी, राजनीतिक रैलियां करी, पर उनकी सहायता के लिए खड़े नहीं हुए। नक्सलवाद रहने के बावजूद ये धर्मांतरण का काम बहुत तेजी से चला है। 25% ऐसा धर्मांतरण कर जाति समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम कितना दिनों से सोच ही रहे थे कि हमारे लिए कुछ कानून बने, कुछ ऐसा कड़ा कानून बने जिससे धर्मांतरण रुक सके। आपको नहीं लगता कि जो कॉर्पोरेट घुसा है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस घुसे हैं, और जिस तरीके से वे वहाँ पे माइनिंग ले रहे हैं, खदान खोल रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का रोजगार छिन रहा है। जो जंगलों से प्राप्त औषधियां थी, महुआ हुआ, गुल्ली हुई, कई अन्य औषधियां हैं, वो छिन गई हैं। उनसे क्या लगता है कि बस्तर का नक्सलवाद पूर्ण रूप से खत्म हो गया, या विचारधारा अभी भी जिंदा है? कुछ विचारधारा अभी भी जिंदा है, वो भी आने वाले समय में ऐसा खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या लग रहा है इस जनजाति समागम जो दिल्ली में हुआ, उसका असर कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक जाएगा? ये देखिए, अभी जनजाति समाज का जनजाति समागम रैली दिल्ली में हुआ था, इसका असर पूरे भारतवर्ष में दिखाई नमस्ते, दे मेरा रहा है। नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। गांव की मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम हमेशा एक यूनिक ग्राउंड रिपोर्ट लाते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ से रविकांत जी हमारे साथ हैं, जसपुर के निवासी हैं। ये छत्तीसगढ़ के विषय में नेशनल मीडिया हो, स्थानीय मीडिया हो, लगातार खबरें चलती हैं। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद धर्मांतरण का मुद्दा वहाँ सामने आया, और धर्मांतरण जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को घेर रहा है, वो एक चिंताजनक स्थिति है। और कई बार कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि पंथ को मानना और लालच में धर्मांतरित होना, दोनों में अंतर होता है। धर्मांतरण के कारण जो डेमोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, और बाद में जो गृह युद्ध की स्थिति बनती है, जो हम मणिपुर में देख रहे हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे रविकांत जी से। जसपुर में काफ़ी हद तक धर्मांतरण हो चुका है आदिवासियों का, और क्योंकि रविकांत जी स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, जनजाति वर्ग से आते हैं, तो ये हमें वर्तमान की स्थिति और जो गहन स्थिति है, डीप है, वो हमें बताएंगे। रविकांत जी जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ में हम लगातार मीडिया में सुनते रहते हैं, बड़ी मीडिया, नेशनल मीडिया में, नक्सलवाद। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि नक्सलवाद के रहते हुए धर्मांतरण ज्यादा बड़ा था या नक्सलवाद के खत्म होने के बाद? नहीं, ये बात नक्सलवाद खत्म होने के बाद बढ़ा, ऐसा बात नहीं है। नक्सलवाद रहने के बावजूद ये धर्मांतरण का काम बहुत तेजी से चला है। अभी जब कुछ दिन पहले नक्सलवाद की यहाँ अपने छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में नक्सल मुक्त हुआ है अपना छत्तीसगढ़, उसके बाद से थोड़ा सा वहाँ का जो धर्मांतरण है वो उसमें थोड़ा सा कमी आई है, देखने को ऐसा मिल रहा है। बाकी इसके पहले जितना भी धर्मांतरण हुए हैं वो बहुत तेजी से हुए हैं, और ये धर्मांतरण का शुरुआत दौर तो हमारे जसपुर जिले से ही हुई है। सन 1905 में 5 परिवार, एक खड़कोना ग्राम ऐसा जगह है, वहाँ से रांची से कोई पास्टर या पादरी आए थे और वहाँ धर्मांतरण का काम शुरू किए थे। उस समय से चलते आ रही है। फिर बीच में अभी 10-15 साल के डिफरेंस में इतना तेजी से धर्मांतरण हुआ, उस समय इतना मतलब घातक रूप से उन्होंने इतना षड्यंत्र रचा, और इतना हमारे जो भोले भाले आदिवासी जनजाति समाज के बंधु भगिनियों को लोभ लालच प्रलोभन देकर, ऐसा बरगला कर, चंगाई सभा कर, ऐसा धर्मांतरण का इतना तेजी से लहर चला था। पर अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो धर्मांतरण कानून लाया गया है, उसके बावजूद उसमें जो ईसाई समाज है उसमें थोड़ा सा डर भय पैदा हुई है। उसके बाद थोड़ा सा अभी धर्मांतरण में कमी, गिरावट दिख रही है, लेकिन लोग अंदर से उनके द्वारा भी और उनका अलग अलग षड्यंत्र बनाकर रचकर कोशिश किया जा रहा है उनके द्वारा भी। पर अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं, तो लग रहा है कि इसी धर्मांतरण कानून के बाद इनके जो धर्मांतरण काम थोड़ा सा रुकेगा, और रुका है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जसपुर के निवासी हैं वैसे आप, जसपुर से ही धर्मांतरण का मुद्दा चालू हुआ था। जसपुर में वर्तमान में आदिवासी समाज की जनसंख्या कितनी है, लगभग कितने प्रतिशत है, और कितने प्रतिशत धर्मांतरित हो चुके हैं? जसपुर का जो जनसंख्या है
टोटल है 8.5 लाख, उसमें जनजाति समाज 5.5 लाख है। उसमें टोटल जितना जो जनसंख्या है 8 लाख, उसका 63 पॉइंट है जनजाति समाज के, और उसमें से लगभग 25% ऐसा धर्मांतरण हो चुके हैं। धर्म स्वतंत्र विधेयक जो आया है छत्तीसगढ़ में, अभी 2025 में ही आया है, उसके पश्चात धर्मांतरण को लेकर जो मिशनरीज काम कर रही थी, उन पे कितना असर हुआ है इस विधेयक का? इस विधेयक के आने के बाद में असर तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत ही असर हुआ है। और ये चीज़ हम जनजाति समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम कितना दिनों से सोच ही रहे थे कि हमारे लिए कुछ कानून बने, कुछ ऐसा कड़ा कानून बने जिससे धर्मांतरण रुक सके। तो अभी जब धर्मांतरण का बिल जब पास हुआ, उसके बाद में ईसाई मिशनरियों में इतना डर और भय पैदा हो गया है। वो सोच रहे हैं कि हम तो जनजाति, उनका मानना तो ये था कि हम धर्मांतरण के बाद भी हम जनजाति समाज के हैं, आदिवासी हैं। अब धर्मांतरण मतलब ऊपरी रूप से किया जा रहा था जी, पूर्ण रूप से धर्मांतरण नहीं किया जा रहा था। मतलब व्यक्ति को धर्मांतरित करके या सभा में बुला के प्रेयर करवा के और उनसे कहा जा रहा था तो रहो आदिवासी, पर पूजो धर्मांतरित होने के बाद उनके धर्म के देवता को। जी, बात यही है। क्या है, उनके द्वारा जो धर्मांतरण जितना भी किया गया है, वो शासन प्रशासन के नीतियों के तहत नहीं हुई है। वो अपने मौखिक रूप से कहीं पर चंगाई सभा करके, कहीं प्रेयर करके, कहीं पर ऐसी सभा का आयोजन करके, वहाँ पर बुलाकर उनके द्वारा जो उनके धर्म में, उनके समाज में जो बपतिस्मा का कार्यक्रम होता है, वो बपतिस्मा लेकर वो अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो लिखित रूप से कहीं उनको देखने को नहीं मिलता है कि ये अपने धर्मांतरण हुए हैं। वो मौखिक रूप से दिखता है, और बपतिस्मा के बाद वो धर्मांतरण हो गए होते हैं। उसके बावजूद भी उनका यही कहना है कि अब धर्मांतरण तो हो गए हैं, लेकिन भी हम आदिवासी हैं। और वो लोग जब धर्मांतरण होता है, धर्मांतरण किसी अपने जाति से किसी अन्य जाति में जाते हैं, तो वो अपना पूरा रीति रिवाज, परंपरा, पद्धति को छोड़कर, त्याग कर वो दूसरे धर्म को अपनाते हैं, ऐसा मान्यता है। और वो ऐसा ना करते हुए वो सोचते हैं कि हम धर्मांतरण हुए हैं, लेकिन उनका वो जो पूजा पद्धति है उनको भी नहीं छोड़ना है। और हम हैं धर्मांतरित ईसाई हैं, लेकिन हमको मानना उसको है, ऐसा उनका षड्यंत्र चल रहा है। और ये दोहरा लाभ लेने के चक्कर में ये दोनों तरफ का, मतलब ईसाई, मतलब धर्मांतरण में ईसाई हैं, लेकिन वो हम आदिवासी ही हैं, ऐसा। डीलिस्टिंग की जो गूंज आई थी दिल्ली तक, जिसमें लगभग 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, अमित शाह भी वहाँ मौजूद रहे, हमारे गृह मंत्री देश के। और ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंका। क्या लग रहा है इस जनजाति समागम जो दिल्ली में हुआ, उसका असर कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक जाएगा? ये देखिए, अभी जनजाति समाज का जनजाति समागम रैली दिल्ली में हुआ था, इसका असर पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। और ये एक अच्छा संदेश भी गया है, मतलब भारत सरकार के माध्यम से हम लोग को पूरे भारतवर्ष में जनजाति समाज की इतनी क्या कहना चाहिए उसको, जो वहाँ शामिल हुए सांस्कृतिक समागम में, तो हम एक ही मतलब मुद्दा लेकर गए थे कि जितने भी धर्मांतरित हुए हैं उनका आरक्षण खत्म हो, जो आर्टिकल 342 है उसमें बदलाव हो, उसमें जिस कुछ प्रकार से हरिजन समाज को लेके उसमें धाराएं सेक्शन डले हुए हैं कि अगर धर्मांतरित होते हैं तो आपको आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा। इसी प्रकार से आदिवासियों का भी मानना है कि आर्टिकल 342 को बदला जाए, उसमें इस प्रकार के नियम डाल दिए जाएं, कंडिका डाल दी जाए कि अगर वो आदिवासी से किसी और धर्म में जाते हैं तो उनका रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। जी बिल्कुल, जी यही। बस्तर में नक्सलवाद का कहर था, खत्म हो चुका है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं। और छत्तीसगढ़ में, वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, छत्तीसगढ़ से मेरा जन्म स्थान छत्तीसगढ़ ही है। जी जी, अच्छा। मनेन्द्रगढ़ का जन्म स्थान है मेरा। और आपको नहीं लगता कि जो कॉरपोरेट घुसा है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो बड़े कॉरपोरेट हाउस घुसे हैं, और जिस तरीके से वे वहाँ पे माइनिंग ले रहे हैं, खदान खोल रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का रोजगार छिन रहा है। जो जंगलों से प्राप्त औषधियाँ थी, महुआ हुआ, गुल्ली हुई, कई अन्य औषधियाँ हैं, वो छिन गई है उनसे। जी, ये सही बात है कि छीन गए हैं, पर छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो
रोजगार के माध्यम से कॉरपोरेट कंपनी भी आना एक जरूरी भी है, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और ऐसा मतलब थोड़ा सीमित मात्रा में ही हो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतना संरक्षण करने वाले जल जंगल जमीन को अपने आदिवासी सनातनी धर्म के लोग ही हैं, जंगल को बचाने वाले, और उस जंगल से उजड़ रहा है जिससे वनौषधि के पेड़ पौधे हैं, उससे उनको मूलभूत सुविधाएं भी मिलती है उनको, और उनके अच्छे वातावरण भी उनको मिलता है। अब इस तरह से पूरे अगर जल जंगल जमीन को इस तरह का ये लोग खत्म कर देंगे तो हमारा यहाँ का पर्यावरण पर संतुलन भी बिगड़ेगा। लेकिन लोगों को रोजगार भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को और कारपोरेट को आना जरूरी भी है, रोजगार के माध्यम से देखेंगे तो। बाकी नक्सलवाद का असर जसपुर तक था? जसपुर तक नक्सलवाद का असर तो अभी फिलहाल 30-35 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके पहले था, थोड़ा बहुत था, मतलब बस्तर जैसा नक्सलवाद का वो नहीं। मतलब नहीं। क्या लगता है कि बस्तर का नक्सलवाद पूर्ण रूप से खत्म हो गया या विचारधारा अभी भी जिंदा है? कुछ कुछ विचारधारा अभी भी जिंदा है, वो भी आने वाले समय में ऐसा खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जिन बाकी नक्सलवादियों मैं- को शासन ने कहा कि घर वापसी कर लें, वे वापस आ गए, समाज के बीच में रहने लगे। आप क्योंकि युवा हैं, आप समझते हैं कि जो नक्सलवाद उनके दिलो दिमाग में पनपा हुआ था, क्या वह निकल पाएगा समाज में आने के बाद? जी बिल्कुल निकल पाएगा, वो समाज में रहेंगे, समाज के लोगों से उठेंगे बैठेंगे तो बिल्कुल निकल पाएंगे वो। उनके लिए भले ही वो उनकी या नक्सलवाद का जहर जो उनके दिमाग में घुला हुआ है वो समाज में फैला देंगे? वो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। समाज में आने के बाद समाज के साथ उठना बैठना, उठेंगे बैठेंगे, लोग के साथ घूम रहेंगे तो वो स्वतः ही बदल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में भले ही आतंकवाद या वो नक्सलवाद का वो माइंड में भरा हुआ हो, लेकिन वो भी समाप्त हो जाएगी ऐसा। नक्सलवाद की देन भी तो अत्याचार था, प्रशासनिक अत्याचार। जी अत्याचार तो था, पर उसमें अब तो काफी सुधार भी हो गई है, वैसा अपने प्रशासन की ओर से भी बहुत सारी उनकी जो मांगे थी और उनकी जो समस्या थी उनका भी समाधान धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं उनके लिए। हम कहते हैं लालच दे के धर्मांतरण करवा दिया गया। आपको नहीं लगता कि अगर हम लोगों ने हमारे ही आदिवासी भाइयों की सहायता की होती तो धर्मांतरण नहीं होते? जब उनके बच्चे भूखे थे, जब वो परेशान थे, हमने बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें करी, राजनीतिक रैलियां करी, पर उनकी सहायता के लिए खड़े नहीं हुए। जी, ये बात कहीं न कहीं हमारे लिए कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हमने अपने समाज का जो ज़मीनी स्तर तक पहुँचना था, वहाँ नहीं पहुँच पाए, और इसी का लाभ लेकर वो क्रिश्चियन समाज उनको सहयोग कर उनको धर्मांतरित किया गया है। यहाँ पर हमारी भी कुछ कमियाँ ज़रूर रही है, लेकिन अब हमको अब समझ में आ गई है, तो हम उस कमी को वैसा कमी रहने नहीं देंगे। हम भी कोशिश करेंगे ज़मीनी स्तर पर जाएँ और उनसे उनके विचारधारा, उनकी क्या कमियाँ हैं, उनका क्या समस्या है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे ऐसा। एक बात आपने कही थी मुझसे कि जसपुर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और इंडिया का सबसे बड़ा चर्च बनाया गया है। जी, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है वैसे आपके हिसाब से? ये ये सही बात है कि एशिया का दूसरा चर्च हमारे जसपुर जिला में कुनकुरी विकासखंड में है, और उसका फंडिंग क्या है, मेरी जानकारी के अनुसार इसके फंडिंग विदेशी फंडिंग था, बट यहाँ पर भारत में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से कुछ एनजीओ उनके द्वारा बंद कर दी गई है। पर ये थोड़ा ये काम पहले अगर हो गई होती तो इतना बड़ा यहाँ पर इस टाइप का धर्मांतरण भी नहीं होता, उनके लिए फंडिंग भी नहीं आती। क्या है, सबसे मेन चीज़ तो उनका जो फंडिंग आता है वो विदेशी से फंडिंग आता था, वो सबसे उनके लिए बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि बोलना चाहिए, या फिर वो उस जगह में उस क्षेत्र में काम करने के लिए उनके सहयोग के लिए ये चीज़ सबसे बड़ी उनके लिए माध्यम थी। और वर्तमान में उस चर्च जो समिति बनी होगी उसकी चर्च की, क्या वो फाइनेंशियली मजबूत है या कमजोर हुई है? नहीं, उनका क्या है, इतने सालों से चलते आ रही है, इसलिए उनका थोड़ा मजबूत तो है। कहीं न कहीं उन्होंने अपने उसके लिए कहीं न कहीं तो कुछ रखे होंगे या डिपॉज़िट किए होंगे फंडिंग, या अभी कहीं उनकी न कहीं एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी तेज है, कम है? अभी तो एक्टिविटी थोड़ा-सा डाउन है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो चर्च बना हुआ है, वो किसी हमारे जनजाति बंधु का ही ज़मीन है। वो ज़मीन को हमारे जसपुर कलेक्टर के द्वारा वहाँ पर शिकायत किया गया था, जो जिनका ज़मीन है वो वहाँ पर याचिका दायर किए थे। तो उसमें सब परीक्षण के बाद में निकला कि ये या 24 या 25 एकड़ का एरिया है, वो जो जहाँ चर्च बने हैं, वो अपने जनजाति समाज से ही हैं,
और उनका कोई क्रिश्चियन समाज से ही, वो भी जनजाति ही रहे होंगे, बाद में कन्वर्ट हुए होंगे, तो वो अपने नाम से उनके जमीन को खरीदा गया, उसके बाद में वो ईसाई समाज का वहाँ पर चर्च बना दिया गया। भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन हम छत्तीसगढ़ आए तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे, और जो भी अपडेट हमें मिलेंगी हम उसकी अपडेट रविकांत जी से लेते हुए भविष्य में आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।